हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आशीष पचवानी और हम पढ़ रहे हैं स्किलटेल एजुकेशन में। एक बार स्किलटेल एजुकेशन में हम क्यों पढ़ रहे हैं एक बार ये हम क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि स्किलटेल एजुकेशन आपको 6 to 9 का बेस जो है ये इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आप इन फ्यूचर अपने आप को प्रेजेंट कर सको किसी के भी आगे, और आप अपना जो बेस है 6 to 9 का इसको और मजबूत कर सको। आप स्कूल में तो पढ़ ही रहे हो, ट्यूशन्स में भी पढ़ ही रहे हो 6 to 9, बट यहाँ पे मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स सोशल साइंस फाउंडेशन में पढ़ाने वाला हूँ जो कॉन्सेप्ट आपको जीपीएससी, यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। मतलब कि हमारा स्किलटेल एजुकेशन का मोटो ये है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग आपको बाकी सारे स्टूडेंट्स से कुछ अलग बनाना चाहते हैं जो आपके अंदर डिफरेंट होगा। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना स्कूल्स एग्जाम्स के लिए और ट्यूशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, रट्टा मारते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। पर 6, 7, 8 तो 9 ये 4 स्टैंडर्ड है। सिमिलरली 10, 11, 12 तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये 4 स्टैंडर्ड्स का जो बेस है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस फाउंडेशन है, हम आपको फाउंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब स्कूल की चीज़ें तो सिखा ही रहे हैं, बट वो कुछ अलग तरीके से सिखा रहे हैं। और जब हम इसलिए सिखा रहे हैं कि सिर्फ आप एग्जाम को टारगेट ना करें, आप अपने नॉलेज को टारगेट करें, आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने पे टारगेट करें। तो ये स्किलटेल एजुकेशन का मोटो है। प्रिपेयर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ओके, आज भी हम लोग स्टैंडर्ड 6 में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस फाउंडेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको टेक्स्ट बुक नहीं रिफर करवा रहा, मैं आपको फाउंडेशन रिफर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्किलटेल एजुकेशन में हम लोग फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और माई सेल्फ आशीष पचवानी, मैं आज यहाँ पे आपको फाउंडेशन प्रिपेयर करवा रहा हूँ। मतलब फाउंडेशन में ये वो चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेस नहीं पढ़ रहे, आप बेस को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसको आप इजीली समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसको दोबारा रट्टा ना मारना पड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको नहीं पता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सिखाऊंगा जो आपको पता भी होगी। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, लर्न करने पे फोकस कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में एंशिएंट पीपल के बारे में हमने पढ़ लिया था, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। हमारा एंशिएंट पीपल है, उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो लोग हैं, जो जितने भी पीपल्स हैं, वो लोग किस तरह से लाइफ स्पेंड करते हैं, उनके पास एनिमल्स कैसे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी चीज़ों के बारे में हमने देखा कि वो किस तरह से लाइफ को चेंज करते हैं। ओके, सो बेसिकली हम उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया। अब पार्ट 1 में हमने ये चीज़ें देखी कि क्या क्या ईजी है ना, कि जैसे लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, किस तरह से वो लाइफ को जीते थे, हंटिंग कैसे करते थे, नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोग इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्किल्ड गैदर के साथ साथ, बट एक चीज़ ऐड हो जाएगी, वो होगा हंटर्ड गैदर्स। वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द स्किल्ड गैदर्स एंड द हंटर गैदर्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो स्किल्ड गैदर्स है और जो हंटर गैदर्स है, इनके बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंट है। स्किल्ड गैदर्स हम लोग ने पढ़ लिया था पार्ट 1 में कि जो स्किल्ड गैदर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पर रहते हैं, खाना पकाते हैं, खेती वगैरह करते हैं, मछुआरे होते हैं। हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम लोग स्किल्ड गैदर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्किल्ड गैदर्स क्या करते थे। तो स्किल्ड गैदर्स, और ये रहे स्किल्ड गैदर्स, इसके बारे में हमने देखा था कि स्किल्ड गैदर्स थी, हमने इमेजेस पार्ट 1 में देखी थी कि ये लोग ज़्यादातर एक ही जगह पर रहते थे। इन लोगों को बार बार मूव करने की हैबिट नहीं होती। ये किसी रिवर के किनारे रहते हैं, इनके पास एनिमल्स होते हैं, ये लोग खेती भी करते हैं, एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, हंटिंग भी करते हैं, घर अपना खुद बनाते हैं, और इस तरह से हट बनाकर उसमें रहते हैं। ये हमने देखा था। इन लोगों को हम कहते हैं स्किल्ड गैदर्स। ये लोगों की अंदर स्पेशलिटी ये होती है कि ये ज़्यादा लोग क्या नहीं करते, मूव नहीं करते। ये लोग ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह बार बार नहीं जाते, ये लोग एक ही जगह पे रहते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्किल्ड गैदर्स, क्योंकि इनके अंदर नॉलेज बहुत होती है ना, खेती भी करना, हंटिंग करना, खाना पकाना, वाटर को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, घर बनाना, है ना। ये लोग ज़्यादातर केव्स में भी रहते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको ऐसे घर बनाने आते थे तो वो लोग केव से बाहर रहते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए। और जितनी भी घास है, जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी है कि ये जो घास की पुड़िया इन लोगों ने इस्तेमाल की हुई है, इनसे ये लोग घर बनाते थे। इन्हें हम स्किल्ड गैदर्स कहते थे। और हंटर गैदर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जो हंटर गैदर्स होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे।
अब हंटर गैदर की कुछ स्पेशलिटी है, इन लोगों की ये स्पेशलिटी है कि ये लोग ज्यादातर फूड के लिए और वाटर के लिए घूमते रहते थे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन द स्किल्ड गैदर्स एंड द हंटर गैदर्स। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इन लोगों को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बट इन लोगों का कोई प्रॉपर होम या फिर प्लेस डिसाइड नहीं होता था। इन लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं होता था। ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे। जैसे आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग ये जंगल में गए हंटिंग की, फिर कल कहीं और चले जाएंगे, वहाँ पे 1-2 महीना रहे, फिर वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो ये लोग मूव होते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? हंटर्ड गैदर्स। अब यहाँ पे एक इमेजेस देख सकते हो, इनके हाथ में हथियार है, ओके, इनके हाथ में भी लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर इन्होंने एक पत्थर है उनको डिजाइन देकर उन्होंने अटैच किया हुआ है, ओके। और देख सकते हो कि इनका पीछे छोटा सा घर बनाया हुआ है टेम्पररी, जहाँ पे ये कुछ वीक के लिए रहते हैं, हंटिंग वगैरह करते हैं। पीछे पानी वानी है, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हो कि पैरों में ये तब भी जूते पहनते थे जो ज़्यादातर स्किन, मतलब कि जो एनिमल है उनकी स्किन से बने हुए होते थे, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं इन सिस्टम्स को। और कुछ लोगों ने नहीं भी पहना हुआ, ये भी आप देख सकते हो। तो ये लोग थे हंटर गैदर, इन्हें हम शिकारी कह सकते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में। ज़्यादातर ये लोगों को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। ये लोग मीट बहुत खाते थे, मतलब कि मांस बहुत खाते थे। इन लोगों को वेजिटेरियन फूड बहुत कम पसंद था। जंगल में अगर कहीं पे फ्रूट्स वगैरह मिल गया तो ये लोग वेजिटेबल खाते थे। इन लोगों की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट, ये लोग एग्रीकल्चर में नहीं बिलीव करते थे, मतलब खेती नहीं करते थे। पेड़ पौधों से जो भी फ्रूट्स वगैरह मिल गया वो खा लिया और शिकार करके खा लिया। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है कि इन लोगों को कोई प्रॉपर घर फिक्स नहीं है। ये लोग मीट बहुत खाते थे, खेती नहीं करते थे। जबकि स्किल्ड गैदर इनसे उल्टा, वो लोग मीट तो खाते थे बट खेती भी करते थे, खुद का फिक्स घर बना के रहते थे और एक ही जगह पर रहते थे। वो मूव करते थे बट बहुत कम, 2-4 साल रह लिया। जहाँ पे अब ज़मीन है, जो लैंड है वो खेती नहीं कर पा रही है, वहाँ पे प्रॉपर अगर फूड नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही, तो वो मूव करके कहीं और चले जाते थे, कहीं और गांव बनाते थे। तो स्किल्ड गैदर गांव में ग्रुप में रहते थे, ये लोग भी ग्रुप में रहते थे, बट ये लोग घूमते रहते थे। आपने मूवीज वगैरह में कबीले के सरदार ऐसा सुना होगा वर्ड, जो कबीले के लोग होते थे वो ऐसे हंटर्ड गैदर होते थे, वो लोग घूमते रहते थे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट था स्किल्ड गैदर और हंटर गैदर्स के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्किल्ड गैदर्स और हंटर गैदर्स क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हंटर्ड गैदर्स थे उनके वेपन्स कैसे थे और क्यों बनाते थे, किस किस चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाते थे। तो वो लोग वेपन्स बनाते थे वुड, स्टोन एंड बॉन, मतलब लकड़ियाँ, पत्थर और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। अब देख सकते हो कि ये जो जितने भी आपके सामने वेपन्स हैं ना, ये बॉन से बने हुए हैं। अब किसकी हड्डियाँ? तो ये किसी एनिमल की हड्डियाँ, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, उनकी हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। स्टोन उनको पहाड़ों से मिलता था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टोन है, ये लकड़ी है, यहाँ पे इन्होंने इनको एक थ्रेड से बांध के रखा है। आप देख सकते हो ये हड्डियाँ हैं, ये किसी जानवर का दांत हो सकता है, किसी की पाँव की हड्डी हो सकती है, लायन और टाइगर की, है ना। तो ये जो चीज़ें ये हड्डियों से बनी हुई है। आप देख सकते हो ये वाइट कलर की पूरी हड्डी है किसी एनिमल का, जैसे लायन वगैरह हो गया, उनकी बैकबोन की हड्डी हो गई, उनके पैरों की हड्डी हो गई उनका हंटिंग करने के बाद। तो उन हड्डियों से ये लोग ऊपर अलग अलग तरीके के हथियार बनाते थे, उनको डिज़ाइन देते थे। ओके, तो ये आप देख सकते हो ये लकड़ियों की भी है। तो वुड, स्टोन एंड बॉन, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था हथियार बनाने के लिए। ओके, तो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि हंटर्ड गैदर्स जो हैं और स्किल्ड गैदर्स हैं, वो इन दोनों में क्या डिफरेंट है और वो किस तरह से हमने देखा कि हड्डियों और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। हाउ स्टोन वेपन्स मेड, हाउ की जगह पे ई लिखा हुआ है मैंने। ओके, हाउ स्टोन वेपन्स मेड, वो स्टोन के जो वेपन्स है वो किस तरह से बनाते थे, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो जो स्टोन के वेपन्स है ना, जो पत्थर की चीज़ें थी, उनको बनाने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे। तो देखो स्टोन के वेपन्स है वो कुछ इस तरह से बनते थे, यूजिंग अ डिफरेंट टेक्निक्स लाइक अ स्टोन ऑन अ स्टोन, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर को घिसना, है ना। इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं फ्लैकिंग, प्रेशर फ्लैकिंग। मतलब कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पत्थर है हाथ में, उसके ऊपर दूसरे पत्थर या किसी एकदम बरोबर एकदम अच्छी सी शार्प चीज़ें जो होती है ना, जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत ही शार्प, जैसे हमारे घर पे नाइफ होता है, चाकू होता है, एकदम शार्प होता है, ऐसी शार्प चीज़ें और शार्प पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था,
दूसरे पत्थर को शार्प बनाने के लिए। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो ब्लेड वगैरह जो होती है उनको पत्थर पे घिसते हैं इस तरह से, है ना। तो उनसे क्या होती है कि उनकी जो कॉर्नर वाली पार्ट होती है ये शार्प होती जाती है, जिनसे वो लोग हंटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पत्थर है, उसको दूसरे पत्थर के ऊपर घिसा जा रहा है ना। यहाँ पे भी एक पत्थर से एक हथियार बनाया जा रहा है, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लकड़ी है, उसको भी शार्प बनाया जा रहा है एक पत्थर का और एक हथियार का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, एक प्रेशर फ्लैकिंग इसे कहते हैं, कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ के ऊपर प्रेशर देना, उसको घिसना, और उसको घिसने के साथ साथ उन चीज़ों को एक शेप देना, उनको एक आकार देना, स्वरूप देना। इस तरह से वो लोग क्या करते थे, अपने वेपन्स को बनाते थे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरह से वेपन्स बनाते थे। तो ये एक टेक्निक है, स्टोन के ऊपर स्टोन को घिसना, जिसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। सो मज़ा आ रहा है ना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो आप तब मुझे पूछ सकते हो, है ना। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग, हमारे घर पे खाना वगैरह बनता है ना, तो खाने में क्या होती है, फ्लेम होती है, फायर होती है ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले के ज़माने में भी जो लोग थे वो फायर का इस्तेमाल कैसे करते थे और क्यों करते थे, वाई दे यूज अ फायर। आज तो आपको पता है कि आप खाना बनाने के लिए फायर का इस्तेमाल करते हो, वो क्यों फायर का इस्तेमाल करते थे। तो वो फायर का इस्तेमाल इसलिए करते थे टू कुक अ मीट, खाना बनाने के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंसान है, उसके हाथ में लकड़ी है, ऊपर उसने घोंस लगा के रखा है, उसको पकड़ के वो पका रहा है, ताकि पकने के बाद उसको वो क्या कर सके, खा सके। तो कुकिंग करने के लिए वो अग्नि का इस्तेमाल करते थे, फायर का इस्तेमाल करते थे। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे एक मशाल है ना, टू सोर्स ऑफ अ लाइट। वो अब आपको पता है कि मैंने पहले बताया था, जो एंशिएंट पीपल है, वो एंशिएंट पीपल क्या करता था, गुफा में रहता था, और गुफा में रहता था रात के टाइम में बहुत अंधेरा, क्योंकि तब तो बिजली नहीं होती थी, है ना, और दिया भी नहीं था कि तेल डाला जलाया और रोशनी हो गई, मोमबत्ती भी नहीं होती थी, है ना, टॉर्च तो पूछो ही मत, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो उस टाइम में अब हमें लाइट चाहिए अंधेरे में रहने के लिए, ताकि कोई एनिमल हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कहीं पे जाना हो तो हम लोग जा सके। तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल होती थी फायर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लकड़ी है, लकड़ियों के ऊपर आग लगा के रखी, ये पूरी रात धीरे धीरे जलती रहती थी, है ना। और थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था वो होता था स्कैर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए। जैसे हाथ में ऐसे लकड़ियां रखी, ऊपर आग जला दी, क्योंकि आग से जो एनिमल्स है ना वो डरते बहुत हैं, है ना, उनको डर लगता है कि कहीं आग हमें पकड़ लेगी, हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे हमें भी डर लगता है ना, आप छोटी सी एक माचिस जलाओ, उसके ऊपर हाथ रखो 2 मिनट, आपका हाथ जलने लगेगा, है ना। तो वैसे ही एनिमल्स को भी डर लगता है कि कहीं अग्नि से वो लोग डर ना जाएं। तो हम इस चीज का एज अ पॉजिटिव वे में यूज करते थे, एनिमल्स को डराने के लिए भी हम लोग फायर का इस्तेमाल करते थे। तो क्वेश्चन हमारा ये कि वाई दे यूज, वो क्यों इस्तेमाल करते थे फायर का। तो 3 टॉपिक्स हैं, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, गुफा में लाइट को जलाने के लिए, टू कुक अ मीट, खाना बनाने के लिए, एंड स्कैर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए वो क्या करते थे, लाइट का इस्तेमाल करते थे। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई दे यूज अ फायर, क्यों इस्तेमाल करते थे, है ना। तो 3 चीजें थी, हमने डिफरेंट पढ़ लिया। अब हम चीजें पढ़ते हैं कि क्या कॉमन है, क्या सिमिलर है। ये तो हमने पढ़ ही लिया, बट फिर भी एक बार इसको रिपीट करते हैं कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द स्किल्ड गैदर्स एंड द हंटर गैदर्स। क्या बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें कॉमन है स्किल्ड गैदर्स और हंटर गैदर्स में। सोचो, हमने अभी अभी पढ़ा डिफरेंस बिटवीन, हमने कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन पढ़े, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो कॉमन चीजें भी हमें पता चल जाएगी। हमने डिस्कस किया कि उनके पास एक प्रॉपर होम नहीं होता था, मतलब इनके पास होम होता था, इनके पास नहीं होता था। सेकेंड, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती वगैरह करते थे, ये लोग नहीं करते थे। हाँ, हमने एक चीज पढ़ी, हंटिंग दोनों करते थे, मतलब स्किल्ड गैदर्स भी करते थे और हंटर गैदर्स भी करते थे। तो ये हमें एक कॉमन चीज मिल गई। तो सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी क्या, और कुछ कॉमन था दोनों के बीच में? अच्छा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हम देखते हैं क्या कॉमन था उनके बीच में। उनके बीच में कॉमन ये भी था, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हम लोग, आपने देखा ना, स्किल्ड गैदर्स के पास एनिमल्स थे, है ना। एनिमल्स क्यों थे, ताकि जो काऊ है वो दूध दे सके, जो हैन है वो अंडा दे सके, है ना। और बाकी एनिमल्स को भी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, जैसे इनसे हमें वुलन मिलता है, फिश को हम लोग खा सकते हैं, है ना, हैन को भी हम लोग खा सकते हैं और अंडे भी खा सकते हैं, गॉट का हमें दूध मिलता है, कैटल्स का, मतलब जितने भी हमारे पास काऊ है उसका हम लोग दूध निकाल के उसको एज ए एनर्जी, एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा स्किल्ड गैदर्स में
जिसे हम कहते हैं हर्डिंग। हर्डिंग मतलब पशुपालन, ये हमने हर्डिंग में पढ़ा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमने पढ़ी, ये दोनों में कॉमन है, दिस इज द कॉमन बिटवीन बोथ। एक तो हमने पढ़ा हंटिंग के बारे में, मतलब कि शिकार करना, दूसरा हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री, ये भी दोनों में एक कॉमन चीज है। स्किल्ड गैदर्स के पास भी एनिमल होते थे और जो हंटर गैदर्स हैं उनके पास भी ऐसे एनिमल्स होते थे। तो ये कॉमन चीज़ हो गई। अगर एग्जाम में कभी पूछे, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स में, हालांकि ऐसे सिली क्वेश्चंस नहीं आते, बट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ लेंगे कि स्किल्ड गैदर्स और हंटर गैदर्स में क्या डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस ये होता था कि वो लोग ज़्यादातर एक हंटर गैदर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे, जबकि स्किल्ड गैदर्स नहीं करते थे। तो दोनों में डिफरेंट रहता था और कॉमन दोनों में ये रहता था ज़्यादातर। हंटिंग तो बहुत अनकॉमन चीज़ है, क्योंकि जो स्किल्ड गैदर्स है कभी कभी हंटिंग करते थे, हंटर गैदर्स रोज करते थे। बट दोनों में मोस्ट कॉमन चीज़ पाई गई वो था एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि हर्डिंग, जैसे हम लोग कहते हैं पशुपालन करना। फिर अगर हम देखें तो हाउ एग्रीकल्चर स्टार्टेड, जैसे हमने पढ़ा ना, हमने किसके अंदर पढ़ा, स्किल्ड गैदर्स के अंदर पढ़ा। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको सिखाई थी पार्ट 1 में, मैंने एक इमेज दिखाई थी। इमेज में मैंने आपको दिखाया था नर्मदा रिवर, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये सवाल सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए कि खेती की शुरुआत कब हुई, किसने की और क्यों की, है ना। तो खेती के बारे में ये सबको पता होना चाहिए कि खेती की शुरुआत कब हुई और किस तरह से हुई। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्वाइवल ग्रेन बियरिंग अ ग्रास। कुछ चीज़ है, ग्रेन्स मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ है, जैसे अनाज हो गया, ग्रेन्स को अनाज कहते हैं, दाल चावल जितनी भी चीज़ें आप खाते हो ना घर पे। तो सबसे पहले घास, उसके बाद वीट, उसके बाद बैरली और राइस, मतलब कि दाल नहीं, आप चावल ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो और घास। ये चीज़ें ना नेचुरली ग्रो होती थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे ग्रो होती थी, नेचुरली ग्रो होती थी, है ना। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, दे ग्रो नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट। पर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, सब कॉन्टिनेंट मतलब कि कोई भी पार्ट, जमीन का कोई भी हिस्सा जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग्रेन है जो नेचुरली ग्रो होती थी, जैसे कि वीट है, ग्रास है, बैरली है, राइस है। पर जो लोग रहते थे, इन लोगों ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, है ना। ऑब्जर्व करने के बाद इन चीज़ों को उन्होंने खुद से ग्रो करना शुरू किया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये खुद ग्रो हुई थी, मान लो कि ये खुद से ग्रो हुई है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, पीपलों ने क्या किया, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने खुद से इन चीज़ों को ग्रो करना शुरू किया। मैं इसको नीचे रिमूव कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या लिखा है। ओके, सो ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, वो खुद से ग्रो करते थे इन चीज़ों को। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, इसको मैं ऊपर लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ग्रेन्स हैं, पहले खुद से ग्रो होते थे, इंसानों ने इन चीज़ों को देखा, समझा कि भाई हाँ ये चीज़ें खुद से ग्रो हो रही है। अब खुद से ग्रो हो रही है तो मतलब इसको ग्रो किया भी जा सकता है, तो उन ग्रोइंग मटेरियल में से उन्होंने सीड निकालने शुरू किए और उसी की खेती करना खुद से शुरू किया। और इस तरह से स्टार्ट हुई हमारी एग्रीकल्चर की जर्नी, जो हम आज भी करते हैं। आज तो हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रो करते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मठ हो गया, है ना, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, वैसे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें। सिमिलरली अगर हम देखें, हम तो फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, है ना, एप्पल है, ग्रेप्स है। तो ये एग्रीकल्चर की जर्नी थी। पहले नेचुरली ग्रो होता था, जो एंशिएंट ह्यूमंस से उन्होंने देखना शुरू किया, ह्यूमंस ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और खुद की लाइफ के लिए जो स्किल्ड गैदर्स थे उन्होंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, व्हाट दे ड्रू ऑन द केव्स, वो केव्स में क्या ड्रॉ करते थे। तो वो केव्स में पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। सर ये तो हमें भी पता है, आप क्या कुछ नया बताओ। तो पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे, ये तो हमने पहले पार्ट में भी देख लिया था, पर पेंटिंग कैसी हुआ करती थी ये हमने नहीं डिस्कस किया था, तो डिस्कस कर लेते हैं। ये पेंटिंग कुछ ऐसी हुआ करती थी। जी मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पेंटिंग ली है। आप पूछोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, तो ये हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। और अब एंशिएंट पीपल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसका जब मैं आपको 4th पार्ट पढ़ाऊंगा या फिर जब लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा। अब इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ये पेंटिंग्स क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते थे। तो ज़्यादातर वो लोग क्या पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लाल पत्थर हो गया, काला पत्थर हो गया, है ना। तो ये केव्स के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कैमल है, कैमल पे ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो ये पेंटिंग इन्होंने कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि ह्यूमंस चलते थे, वो लोग डेजर्ट में जाते थे, जंगल में जाते थे, वो जिन चीज़ों को देखते थे उन चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करते थे। उनको नहीं पता था कि ये ड्राइंग हो रही है,
वो देखते थे, पत्थर लेते थे और पत्थर को घिस के कुछ बना दिया, है ना। तो ये उनकी ड्राइंग बन जाती थी, जो आज एक ड्राइंग सबसे बड़ा एक आर्ट बन चुका है आज के वर्ल्ड में। आप देखो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई होगा जो क्या करते हैं, किसी फेस टू फेस इंसान की फोटो ली और उसकी ड्राइंग कर दी। तो ये एक आर्ट है, जो आर्ट शुरू हुआ था बहुत सालों पहले। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की ड्राइंग की हुई है। यहाँ पे एक इंसान है, उसके हाथ में ऐसे 2 वेपन्स भी है ना। यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये पूरी एक पेंटिंग एक केव में ड्रॉ की गई है। वैसे ही एक आप देख सकते हो कि ये बुल है ना, एक बुल की पेंटिंग ड्रॉ की गई, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके पैर है ना, ये इसका धड़ है ना, ये इसके सींग हैं। तो ये बुल की पेंटिंग भी ड्रॉ की गई थी। ये एक्चुअली में रियल पेंटिंग्स हैं जो केव्स में पहले ड्रॉ की गई होती है ना। आप इसको गूगल कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। दिस इज द रियल पेंटिंग विच इज ड्रॉन इन द केव्स। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कौन सी पेंटिंग्स हुआ करती थी। कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी हुआ करती थी, है ना। ये कुछ पत्थर का इस्तेमाल करके घिस कर बनाया गया है। कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी हुआ करती थी, 2 बुल है सामने सामने कभी लड़ते हैं, तो उसको देखकर किसी ने ऐसी पेंटिंग बना दी होगी। आपने देखा होगा ना, 2 दोस्त लड़ते हैं, आपकी फ्रेंड आपसे लड़ती होगी, है ना। तो ऐसे ही पहले जैसे आपने बुल को लड़ते हुए देखा होगा, 2 गाय को लड़ते हुए देखा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने कभी लड़ते हुए पास्ट में देख लिया होगा और उनको देख के इन्होंने पेंटिंग बना दी कि भाई ये लोग भी लड़ रहे हैं इस तरह से, है ना। तो पेंटिंग्स को कैसे बनाते थे, वो लोग देखते थे, समझने की कोशिश करते थे और उसी चीज को वो लोग ड्रॉ कर देते थे एक अपनी वॉल के अंदर जहां पे वो लोग रहते थे, है ना। तो ये हो गई पेंटिंग्स के बारे में डिस्कशन। हमने पहले हंटर गैदर्स के बारे में और स्किल गैदर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर किस तरह से ग्रो होता है। फिर हमने पढ़ा पेंटिंग्स के बारे में, है ना, कि पेंटिंग्स किस तरह से उन्होंने ड्रॉ की और कैसी कैसी पेंटिंग्स ग्रो की। अब हम जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म पे। ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली स्किल गैदर्स और हंटर गैदर्स के बारे में। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पर चैप्टर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम हर बार पढ़ते हैं जो हमारा कुछ अलग है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या पढ़ेंगे, फैक्ट्री साइट किसे कहते हैं। तो फैक्ट्री साइट उसे कहते हैं जहां पे बड़े बड़े पत्थर मिलते हो या फिर पत्थरों को शेप दिया जाता हो, उसे फैक्ट्री साइट कहते हैं। तो प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड, जहां पे पत्थर मिलते हो, वेयर पीपल मेड टूल्स, जहां पे लोग उन पत्थरों को एक हथियार बनाते हो, ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट। अब यहाँ पे इमेज है, इमेज पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पीछे आप देख सकते हो ये लोग घर में ये झुपड़ी बना के रह रहे हैं, पीछे कुछ बड़ा सा पर्वत वगैरह है। देखो ये लोग पत्थर लेकर आ रहे हैं, ओके। इनको ये लोग देखो अलग अलग गरम करके लोहा वगैरह जो है आयरन इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ओके। तो पत्थरों को शेप दे रहे हैं। हालांकि ये लोग कपड़े धो रहे हैं, बट इन इमेज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं पत्थरों का इस्तेमाल किया है ना। आप देख सकते हो कि ये लोगों ने पत्थरों का बहुत इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर। तो ये सारे के सारे स्टोन्स हैं। इनके लिए जैसे आप देख सकते हो कि हमारे घर पे हम लोग बैठते हैं तो चेयर होती है, तो ये लोग बैठने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। सिंपल सी चीज़ है। हमारे घर पे कुकिंग करने के लिए गैस स्टोव होता है, इनके पास गैस स्टोव नहीं होता था। ये लोग क्या करते थे, ऐसे 3 बड़े बड़े पत्थर रख दिए, ऊपर एक ऐसे ढक्कन रख दिया, नीचे फ्लेम जला दी। आपने गांव वगैरह में देखा होगा ऐसी चीज़ है, जिसे हम चूल्हा कहते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में, है ना। तो वो पत्थर का इस्तेमाल तब भी करते थे। तो पत्थर जहाँ पे मिलते हो, जहाँ पे पत्थर से अलग अलग क्या बनते हो, वेपन्स बनते हो, ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हम पढ़ रहे हैं इसको आपको लिख लेना है नोटबुक में, इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, तब तक ये आपके लिए भूल जाओगे। मतलब जब भी आप इसको याद रखोगे भूल जाओगे। इसके लिए इसको एक बार नोटबुक में लिख लो ताकि आपको ये याद रहे। फिर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, तो एरिया ऑफ लैंड विद अ हाई फर्टिलिटी। अब पहली बार सुन रहे हो सर ये फर्टिलिटी क्या होता है ना, तो समझ लेते हैं ना फर्टिलिटी क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, मैं क्या कह रहा है कि ग्रास लैंड, इन 2 वर्ड को मैं अलग कर देता हूं। ग्रास, आप सबको घास पता होगी आपके आसपास में, लैंड मतलब कि जमीन। तो ऐसी जमीन जहां पे ऊंची ऊंची घास हो, हिंदी में सीधा साधा सा मतलब होता है ऐसी जमीन जहां पे ऊंची ऊंची घास हो। फर्टिलिटी मतलब कि जहां पे घास हो, ऐसी जमीन। हालांकि फर्टिलिटी गूगल करोगे तो मतलब कुछ और ही आएगा। मैं बेसिक चीजों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लेवल पे। फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी जमीन जिसपे खेती की जा सके। हिंदी में फर्टिलिटी को हम उपजाऊ कहते हैं। उपजाऊ जमीन, ऐसी जमीन जहां पे आप खेती बहुत ही सरलता से कर सकते हो, ऐसी जमीन को हम लोग फर्टाइल लैंड कहते हैं। हालांकि ये टर्म आप 9th में यूज करोगे, बट मैंने आपको समझा दिया।
फर्टिलिटी मतलब कि उपजाऊ, है ना। हम हमारी लैंग्वेज में ये समझेंगे कि ग्रासलैंड मतलब ऐसी जमीन जहां पे ऊंची ऊंची घास हो, और सिमिलरली ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब कि खाने पीने की चीज है, जिसे हम ग्रेन्स भी कहते हैं। हमने अभी भी पढ़ा व्हीट के बारे में, बैरली के बारे में, जो ग्रेन्स है उससे आप क्रॉप्स भी कह सकते हो। ग्रेन्स में सिर्फ अनाज आता है, ग्रेन्स में आप पल्सेस को ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि कठोर जो है ना, मूंग, फिर आप मटर है, वटान है, ये चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। ग्रेन्स मतलब सिर्फ अनाज, चावल हो गया, रोटी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्रॉप्स में आप सब इंक्लूड कर सकते हो, वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गया, है ना, सारी चीज़ें आ गई वो क्रॉप्स में आ सकती है। तो इन चीज़ों को हम लोग कहेंगे ग्रासलैंड। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज है, तो ऐसी जगह जहाँ पे ऊंची ऊंची घास हो, लैंड बहुत ही फर्टाइल हो, उपजाऊ जमीन हो, या फिर जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हो, ऐसी जमीन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रासलैंड कहेंगे। फिर हमें लिखा है कि हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट। अब ये एक नया चीज है कि सर हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट क्या होता है। तो फैक्ट्री साइट तो हमने पढ़ लिया ना, कि जहाँ पे पत्थर हो और पत्थर से हथियार बनाए जाते हो, पर एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है हैबिटेंट कम, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हो कुछ वक्त के लिए। कितने वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए, जहां पे वो अपने जीवन का गुजारा करते हो कुछ वक्त के लिए, ऐसी जगह को हम कहते हैं हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट। अब स्वाभाविक सी बात है, मैंने फैक्ट्री साइट वर्ड इसलिए यूज किया कि यहाँ पे अगर लोग रहेंगे तो वो खेती भी करेंगे, हथियार भी बनाएंगे, तो हथियार बनाएंगे तो फैक्ट्री साइट तो वो होना ही है ना। पत्थरों से हथियार बनाएंगे तो उससे फैक्ट्री साइड गएंगे। हैबिटेंट कम क्यों, हैबिटेशंस कम का मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं कुछ वक्त के लिए। वो 2 साल भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ वक्त का है, कितना वक्त वो हमने मेंशन नहीं किया, कि कुछ वक्त के लिए लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। पत्थरों से और हड्डियों से हथियार बनाते हैं, हंटिंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इन्होंने हंटिंग करके बर्ड को लटका के रखा है यहाँ पे। ओके, वो लोग खाना वाना वगैरह पकाते हैं, रहते हैं, मतलब इन शॉर्ट जो स्किल्ड गैदर्स और हंटर गैदर करते हैं वो सारा काम करते हैं, कुछ वक्त के लिए यहाँ पे रहते हैं। इन काम को हम लोग क्या कहेंगे, हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट। तो फैक्ट्री साइट मतलब कि सिर्फ स्टोन, हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट मतलब कि दोनों चीजें। फिर हम पढ़ रहे हैं हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स के बारे में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन देने की कोशिश की है कि पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, वो किसी भी जगह पे रह रहे हैं, वो किसी भी जगह पे रह रहे हैं, मतलब कोई भी लैंड हो सकती है। कितने साल से, 2 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब हंटर गैदर बहुत 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 पहले होते थे। पहले आए हंटर गैदर्स, और हंटर गैदर्स के बाद इन्वेंशन हुआ एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के बाद हम बने स्किल्ड गैदर्स। मतलब पहले तो हम घूमते रहते थे, एक गुफा में से दूसरी गुफा, दूसरी गुफा में से तीसरी गुफा, अगर बारिश नहीं हुई तो कहीं और हंटिंग करने के लिए, जब तक हमें खेती के बारे में नहीं पता था तब तक। पर जैसे ही खेती के बारे में पता चला हम लोग स्किल गैदर में कन्वर्ट हो गए, एक जगह पे रुकने लगे। तो हंटर गैदर ऐसे लोग हैं जो एनिमल का हंटिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, खाना पकाते थे और उनको खा जाते थे। ऐसे लोगों को हम लोग हंटर गैदर्स कहेंगे। तो स्किल गैदर की डेफिनेशन हमने पार्ट 1 में पढ़ ली। ऐसे लोग जो सिर्फ एक जगह पर रहते हो, एग्रीकल्चर करते हो, हंटिंग भी करते हो, खाना वगैरह खुद पकाते हो, उसे हम स्किल गैदर्स कहेंगे। पर हंटर गैदर्स ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल्स और फिश का हंटिंग करते हो और उनको पकाकर खाते हो, जो 2 मिलियन ईयर्स, मतलब आप 2 लाख साल पहले भी कह सकते हो, ऐसे लोग, जिसे हम कहते हैं हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स के बाद एक आपको सिंपल से डेफिनेशन दी है मैंने 3 वर्ड की। एक 3 टर्म्स हुआ करती थी, पैलोथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। पहले तो उसको समझ लो कि ये टर्म है क्या। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक टर्म है क्या। तो पैलियोलिथिक टर्म वो होता है जो 2 मिलियन से 12,000 सालों तक, मतलब 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स पहले तक का जो टाइम था उसे हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। फिर मेसोलिथिक पीरियड मतलब 12,000 साल से 10,000 साल पहले का जो टर्म था उसे हम मेसोलिथिक टाइम कहते हैं। और नियोलिथिक टाइम मतलब कि वो 10,000 साल है उसके बाद से लेके अब तक, मतलब स्टिल नाउ, यहाँ पे लिखा होगा द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री आफ्टर द मेसोलिथिक, मतलब इसके बाद का जो टर्म है जो अब तक चलता आ रहा है, इस टर्म को हम लोग कहेंगे नियोलिथिक। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम रखा है, नीचे आप देख सकते हो। इस डायग्राम को हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम आ चुका है। डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि 2 लाख साल, आप देख सकते हो 20 लाख साल, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 20 लाख साल पहले जो लोग थे
उधर से लेके 12,000 साल पहले के जो लोग थे उनका जो टाइमिंग पीरियड था उसे हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। 12,000 से 10,000 साल पहले का जो बीच का टाइम था उसे हम मेसोलिथिक टाइम कहते हैं। और 10,000 साल पहले से लेके अब तक का जो टाइम है जो अभी तक चल रहा है, अभी भी काउंटिंग 2021 वो काउंटिंग में है, उसे हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में एक वर्ड आता है बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। मतलब जीसस क्राइस्ट, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता होगा कि क्राइस्ट एक धर्म है, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं वैसे एक इस्लाम धर्म है मुसलमान, वैसे एक ख्रिस्ती धर्म है क्राइस्ट है, जो लोग क्रॉस पहनते हैं, चर्च में जाते हैं। ऐसे लोगों के जो गुरु थे, मतलब उनके जो भगवान थे यीशु मसीह, उनके जन्म से पहले, जिसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जिनके अकॉर्डिंग अभी ईयर चल रहा है 2021, तो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न से पहले, उनके जन्म से पहले का जो वक्त था उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। फिर उनके जन्म से लेकर उनकी जब डेथ हुई, उनके डेथ के बाद अभी जो चल रहा है उसे आफ्टर डेथ कहते हैं। उनके जीवन काल के दरमियान जो भी वक्त हुआ उसे हम कैलकुलेट नहीं करते, उसे हम शून्य मानते हैं, जीरो मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि तब वक्त थम गया था। तो उनके जन्म से पहले का जो टाइम था वो बिफोर क्राइस्ट था, उनके डेथ का जो टाइम है वो बिफोर आफ्टर डेथ है। तो अभी अगर कोई भी डेट लिखेगा ना 2021, तो उसके पीछे AD लिखा जाएगा, आफ्टर डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो अब ये टाइमिंग उसी हिसाब से मैच कर सकते हो कि उनके जन्म से पहले 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, फिर उनकी कहीं पे जन्म हुआ होगा, उनकी डेथ हो गई होगी, और उसके बाद अभी जो टाइम चल रहा है आफ्टर डेथ, इन सारे टाइम्स को हम लोग क्या कहेंगे, नियोलिथिक पीरियड। तो अभी अगर आपको पूछे आप कौन से पीरियड में जी रहे हो, तो नियोलिथिक पीरियड में जी रहे हो। मेसोलिथिक पीरियड और उससे पहले जो पैलियोलिथिक पीरियड था वो जा चुका है। तो ये आज हमारी टर्म थी। आज हमने सिर्फ इतना देखा, हमने हंटर गैदर्स और जितने भी स्किल गैदर्स हैं उनका डिफरेंस बिटवीन देखा। आप स्किल टेल एजुकेशन पढ़ रहे हो और मेरा नाम है आशीष बचवानी। अब मैं आपको सोशल साइंस फाउंडेशन करवा रहा हूँ। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये सारी चीज़ें एक बार लर्न कर लेनी है, रिवाइज करके समझ लेनी है। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, टास्क ऑफ द डे। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपकी एरिया की ओल्ड पेंटिंग्स को आपके आसपास में घर में किसी न किसी के घर पे कोई ओल्ड पेंटिंग होगी, चाचा चाची की, दादा दादी की, पर आपको ऐसी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स आपके एरिया में अगर कोई लाइब्रेरी है, कोई म्यूजियम है ना, वहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि ये पेंटिंग्स किसने बनाई थी, कितने साल पुरानी है और कैसी कैसी पेंटिंग्स है। ओके, तो ये आपका टास्क ऑफ द डे है। थैंक यू सो मच। आपको ऐसी अलग अलग पेंटिंग्स मिले, इसके लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ भी अगर आप डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो स्किल टेल एजुकेशन पे। बाय बाय।